दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वायर के कार्यक्रम मीडिया बोल में आपका स्वागत है। मंडल आयोग की सिफारिशों के 30 साल पूरे हो गए और संयोगवश आज जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो मंडल आयोग के जो चेयरमैन थे, जिसका ऑफिशियल नाम पिछड़ा वर्ग आयोग था, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल साहब का, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, उनकी आज जयंती है। तो इस मौके पर हम आज मंडल आयोग के 30 वर्षों के सफर, भारत की सियासत में क्या बदलाव हुआ तब से, खासकर सामाजिक न्याय के संदर्भों के बरक्स, और भारत का मीडिया सामाजिक न्याय समानता के उसूलों और उस वैचारिकी को लेकर आज किस स्थिति में है, हम इसी पर बात करेंगे। और अगर देखा जाए तो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, हम सब जानते हैं कि मोरारजी भाई की जब सरकार बनी थी तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया इस कमीशन को, जो बाद में उनकी सरकार जाने के बाद सन 80 में अपनी रिपोर्ट सबमिट उसने किया। इसके पहले पिछड़ा वर्ग आयोग एक बन चुका था, काका कालेलकर जी उसके अध्यक्ष थे, ये जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दरमियान। लेकिन उसने सामाजिक न्याय के जो उसूल थे और आर्टिकल 340 जो भारत के संविधान की थी, जो संविधान सभा में बड़े डिस्कशन के बाद शामिल की गई थी, उसके जितनी उसकी जो भावना थी, जो भी उसके वो जो डिस्कशन था और जिसकी वजह से आर्टिकल 340 लाई गई और जिसको लेकर बाद के दिनों में कैबिनेट के मंत्री के तौर पे बाबा साहब ने जो इस्तीफे दिए थे, अपना इस्तीफा जो दिया था नेहरू कैबिनेट से, उसमें भी उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का सवाल उठाया था। उसमें सिर्फ उन्होंने जो हिंदू कोड बिल है या और दूसरे जो बिल्स थे उनको लेकर, या अन्य जो इश्यूज उन्होंने उठाए थे, खासकर विदेश नीति का, सिर्फ वही नहीं था, उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के मामले में सरकार की निष्क्रियता का सवाल भी था। तो हम आज जब इस सफर पर एक नजर डाल रहे हैं तो बहुत संक्षिप्त रूपरेखा मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो पिछड़ा वर्ग आयोग जो पहला था, उसने सब मट्ठा या यूं कहा जाए रायता बिखेर दिया था, कुछ भी उससे निकल नहीं पाया था। तो उसके बाद जनता पार्टी जब कैंपेन कर रही थी चुनाव का, उसने ये एक शामिल किया था अपने घोषणा पत्र में कि वो इस तरह के आयोग का गठन करेगी जिससे कि उन लोगों को भी सामाजिक न्याय की छाया में लाया जा सके, या उनको उन प्रावधानों से उनको लाभ दिलाया जा सके जो आर्टिकल 340 के तहत तय किए गए थे। तो इसलिए ये आयोग बना। इस आयोग ने बहुत कम समय में, उसके पास समय कम था, अपने रिकमेंडेशन दी और जो सिफारिशें थीं उनके मुतालिक लंबे समय तक भारत सरकार की, बहुत सारी सरकारें आई गई लेकिन उनकी अलमारियों में वो कैद रहा। और जब बीपी सिंह की सरकार आई 90 में, तब उन्होंने इसको 90 में इसको लागू करने का ऐलान किया। और जब ऐलान किया तो पूरे देश में बवाल मच गया, हंगामा मच गया। दिल्ली में खासकर यहाँ आत्मदाह की कोशिश भी की गई और जिस युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की थी, बाद में उसको दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष तक घोषित बनाया गया। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में लंबे समय बाद बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। राजीव गोस्वामी उनका नाम था। इस तरह से देश के अलग अलग कोने में काफ़ी आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, ट्रेनें रोकी गई, न जाने क्या क्या हुआ, बहुत ही भयानक स्थिति पैदा कर दी गई। और उस दरमियान उसके बाद एक अजीब स्थिति मंडल के बरक्स एक आई और उसको कमंडल कहा गया, यानी मंडल बनाम कमंडल। ये जो एक राजनीति में एक अजीब मुहावरा या जुमला उछल गया, जो जाहिर है मीडिया जिसके पीछे काफ़ी था। तो ये आज का दौर अगर देखें तो इतने लंबे सफ़र के बाद कमंडल जीत चुका है। कमंडल आज कन्विंसिंग विक्ट्री उसकी है। मैं ये कहूँगा कि वो सत्ता पर सिर्फ काबिज नहीं है, बल्कि समाज में भी उसने अपना दबदबा, खासकर उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में उसने दबदबा कायम कर लिया है। पश्चिम के इलाके में भी कुछ एक हल्के जो दक्षिण के हैं वो बचे हुए हैं,
तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जो मंडलवादी राजनीति थी उसकी सैद्धांतिकी अपनी जगह है, लेकिन उसकी व्यवहारिकता के स्तर पर वो फेल कर गई है। जितने पिछड़ावादी नेता थे, जितने अपने आप को मंडलवादी कहते थे, या तो वो बिल्कुल दागदार होकर पस्त पड़े हैं, या जो दागदार नहीं हैं या जिन पर कोई गंभीर आरोप कभी नहीं लगे वो कुल मिलाकर पस्त पड़े हैं या वो बेकार पड़े हैं, उनको वो कोई खास काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बार बार मीडिया में उछाला गया कि दलित पिछड़े वर्ग के नेता सब बेईमान ही क्यों हो जाते हैं। बेईमानी और भ्रष्टाचार केवल किसी जाति और वर्ग के साथ जुड़ी नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। हमने देखा है कि दलित और पिछड़े वर्ग में अनेक लोग बेहद ईमानदार समझदार भी रहे हैं, लेकिन उनको राजनीति की मुख्य धारा में बाद के दिनों में तरजीह नहीं मिली। मुझे एक अच्छी तरह याद आती है एक बात, जब मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में मंडल कमीशन के बारे में बात होती है। एक बार मुझे एक बड़े यशस्वी नेता, जिनके बारे में कहा जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने जब उस दौर में 70s के दौर में जब उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन, कोल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन किया था और प्रिवी पर्स खत्म किया था, तो जिन लोगों के रिकमेंडेशन पर यह काम हुआ था उसमें 3 जो बड़े नाम लिए जाते हैं, उसमें एक नाम चंद्रजीत यादव का भी था। और चंद्रजीत यादव कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस की तरफ दाखिल हुए थे और चंद्रजीत यादव ने एक बार, मुझे अच्छी तरह याद है, बेहद सहज और सादगी भरा जीवन वो जीते थे और वो इस दुनिया में नहीं है। मैं जिन दिनों मयूर विहार में रहता था, वो भी मयूर विहार के ही एक अपार्टमेंट में, एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे और पार्क में अक्सर मुलाकात हो जाती थी मॉर्निंग वॉक के दरमियान। एक बार उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात मुझे बताई और उन्होंने कहा कि जिन दिनों मंडल को लेकर भारत में काफी हंगामा मचा हुआ था, अच्छा उस समय उन्हें काफी अभी राजनीति में दबदबा था, काफी महत्व था उनका, तो चंद्रजीत यादव ने देश के 6 बड़े संपादकों से पूछा था कि मंडल आयोग की रिपोर्ट जो है आप लोगों ने तो पढ़ी ही होगी, इतना सब लिख रहे हैं, एडिटोरियल और तमाम कमेंट छप रहे हैं, तो आपने तो पढ़ी ही होगी। मजे की बात है कि 6 में सिर्फ एक संपादक अंग्रेजी का ऐसा था जिसने वो रिपोर्ट पढ़ी थी, और जो 6 संपादकों से उन्होंने बात की थी, जिसमें 5 अंग्रेजी के और 1 हिंदी का संपादक था, इनमें से किसी और ने नहीं, यानी 5 ने नहीं पढ़ी थी, सिर्फ 6 में 1 ने पढ़ी थी। और दोस्तों, बाद के दिनों में जब स्वयं मैं जर्नलिज्म में आया और सक्रिय हुआ, मैंने अनेक पत्रकारों से, अनेक संपादकों से मैंने कई बार बात की। मुझे 90% से ज्यादा संपादक और पत्रकार मिले जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं, और हो सकता है कि आज तक न पढ़ी हो। लेकिन संयोग या दुर्भाग्य जो भी कहें, विडंबना जो भी कहें, मंडल के समय जो आग लगी थी समाज में, उस आग में जो शामिल लोग थे उनमें अनेक बाद के दिनों में पत्रकार बने, खासकर टेलीविजन में और प्रिंट में भी, और वो काफी बड़े नाम साबित हुए। काफी आज भी वो मौजूद हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ एक के लिबरल सेकुलर की छवियां भी हैं, लेकिन वो एक जमाने में काफी एक्टिव थे सामाजिक न्याय विरोधी उस मुहिम में भी। तो आज हम यह भी देखेंगे, अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे कि आज जब 10% रिजर्वेशन का मामला अपर कास्ट के इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों के लिए आया है पिछले साल 124वां संविधान संशोधन, आखिर मीडिया का उस पर क्या दृष्टिकोण रहा, क्या रुख रहा, उस समय क्या था और आज क्या है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर हम आज अपने कुछ जानकार लोगों से बात करेंगे जो सियासत और मीडिया दोनों को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन बिल्कुल मैं एक बार अपने इस लंबे इंट्रोडक्शन में जरूर कहना चाहूँगा कि दोस्तों, तब भी भारत का मीडिया सामाजिक न्याय के विरुद्ध था। दलित, ओबीसी और आदिवासी इश्यूज का जो कवरेज है, इनके जो मामलों का कवरेज है, वो बहुत कम था। उनका पार्टिसिपेशन मीडिया में, उनकी हिस्सेदारी मीडिया में तब भी नगण्य थी और आज भी नगण्य है। आज भी भारत के मीडिया में एक भी दलित संपादक नहीं है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिस ओबीसी के बारे में 52% कहा जाता है, उसका शायद ही कोई संपादक देश में किसी बड़े अखबार, किसी बड़े टेलीविज़न चैनल में हो। टेलीविज़न चैनलों में, प्राइवेट चैनलों में आजकल तो कोई संपादक हो जाता है, लेकिन जो बड़े स्टेब्लिश्ड जो चैनल्स हैं और या बड़े मीडिया इस्टेब्लिशमेंट है, उनमें शायद ही कोई हो। तो ये एक स्थिति मैं आपके सामने रखना चाहता था। और अब अपने मेहमानों से बातचीत। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए सिद्धार्थ हैं। सिद्धार्थ जाने माने हिंदी के लेखक हैं, पत्रकार हैं, और लंबे समय तक उन्होंने फॉरवर्ड प्रेस नाम की मैगजीन को एडिट किया है। तो सिद्धार्थ, हम आपसे ये पहले समझना चाहते हैं कि
30 वर्षों के इस सफ़र में जो सियासत का बदलाव है, समाज में जो बदलाव है वो तो दिखता है थोड़ा, लेकिन मीडिया में क्या कोई बदलाव है आपको नज़र आता है? मीडिया के अप्रोच में, मीडिया की संरचना में क्या कोई बदलाव है? मंडल आयोग की घोषणा के इन 30 सालों बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो है एक राजनीतिक समूह के रूप में ओबीसी की पहचान और दावेदारी। आज के डेट में, आज की तारीख में कोई भी पार्टी ओबीसी कार्ड खेले बिना, ओबीसी की बात किए बिना केंद्र या राज्य में कहीं भी सत्ता में आने के बारे में सोच नहीं सकती है। यह मंडल आयोग की घोषणा की देन है। मंडल आयोग के पहले ये स्थिति नहीं थी। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो आरएसएस को, भाजपा को एक ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को प्रोजेक्ट करना पड़ा, वह भी मंडल आयोग की सिफारिशों का ही परिणाम था, क्योंकि यह सबसे बड़ा राजनीतिक समूह था और संघ भाजपा ने अंदाज लगा लिया था कि इसके बिना कभी भी वो केंद्र की सत्ता में आ नहीं सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वह राजनीतिक समूह के रूप में ओबीसी की दावेदारी। दूसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है मंडल आयोग की घोषणा की 30 सालों में आज भी, वह है बहुजन के रूप में ओबीसी के साथ दलित, आदिवासी और ओबीसी मिलकर के बहुजन अवधारणा का विकास। और बहुजन अवधारणा देश के अंदर बहुत नीचे तक धीरे धीरे विस्तारित हो रही है। तो जो एक तरह से ब्राह्मणवाद के शिकार तीनों समूह थे, ये तीनों समूह इस बहुजन अवधारणा की छतरी के नीचे कहीं न कहीं एकजुट हो रहे हैं। तो इस 30 सालों की ये दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ बहुत निराश करने वाली और नकारात्मक चीजें भी हैं। जैसे मीडिया की बात करें तो आप जानते होंगे कि ऑक्सफाम और न्यूज लॉन्ड्री का जो 2018 का सर्वे आया, उसमें जो 121 निर्णायक पद हैं उसमें 106 पद अपर कास्ट है, और अगर ओबीसी की बात करें तो सिर्फ उसमें 13.6% ओबीसी है। इसी तरह आपने देखा होगा तो प्रिंट की वो स्टोरी और राज्यसभा में मंत्री का दिया हुआ बयान है कि 89 सचिवों में एक भी ओबीसी का सचिव नहीं। ग्रुप 1 के जितने पद हैं सिर्फ उसमें 13.5% ऐसे पद हैं जिसमें ओबीसी हैं, जिसकी आबादी 52% है। करीब करीब ग्रुप बी में यही है। यूजीसी ने जो आंकड़ा जारी किया था उसमें 496 कुलपतियों का जो आंकड़ा था उसमें सिर्फ 36 कुलपति जो थे वो ओबीसी के, यानी 7.2% के आसपास ओबीसी के हैं। करीब करीब 13 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और 80 राज्य विश्वविद्यालयों को जो आंकड़ा आया था वो भी ये बताता है कि सिर्फ करीब 13% के आसपास शिक्षक जो हैं ओबीसी के हैं। तो कहीं भी सरकारी सेवाओं में उनका वाजिब प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और बहुत सारी जगहों पर तो वो दलितों से और आदिवासियों से भी काफी पीछे हैं। सिद्धार्थ, हमारा दूसरा सवाल आपसे है कि अगर देखा जाए तो मीडिया जो उस समय मंडल का उग्र विरोध कर रहा था, बल्कि मैं तो ये कहूँगा क्रीमी लेयर शब्द जो सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया हुआ मीडिया में पहले ही आ चुका था, क्योंकि जब ये लग गया कि अब आरक्षण को लागू करना पड़ेगा तो मीडिया में काफ़ी ये सवाल उठा कि आखिर ओबीसी के बीच में जो तथाकथित संपन्न लोग हैं उनको कैसे रिजर्वेशन मिले। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया जाना था, लेकिन जो 10% जो रिजर्वेशन अभी इकोनॉमिकली जो विपन्न लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग कहे जाते हैं, सवर्णों के, अपर कास्ट के, उनको जब रिजर्वेशन दिया गया तो इस तरह की कोई बात मीडिया में नहीं उठी, क्योंकि इंदिरा साहनी फैसले के बाद ये तय हो गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए था। तो ये 50% जो रिजर्वेशन को लांग गया, ये 10% की वजह से 49.5% पहले से था। SC ST और OBC का मिलाकर 10% मिला दीजिए तो ये बहुत बढ़ गया।
तो इस पर मीडिया ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। आपको क्या लगता है इस अप्रोच का जो 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 हाल है मीडिया में, इसके बारे में? आज के 30 साल पहले जब मंडल आयोग को लागू करने की, सिर्फ मंडल आयोग की 40 अनुशंसाओं में 2 अनुशंसाएं लागू करने की घोषणा हुई, तो ये पूरा देश ध्रुवीकृत हो गया और बहुत सारे प्रगतिशील जो चेहरे थे, जो उनके ऊपर प्रगतिशीलता का नकाब था, वो नकाब उतर गया। जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय बट गया, दलित पिछड़े एक तरफ, अपर कास्ट एक तरफ। बहुत सारे बहुलांश वामपंथी शिक्षक मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ विभिन्न तर्कों के आधार पर चले गए। मीडिया ने तो पूरा ऐसा विमर्श रचा कि जैसे कोई ऐसी चीज लागू हो गई है जो इस देश और समाज को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। बहुत कम स्वर ऐसे सुनाई दे रहे थे जो जहां ये बात आ रही थी कि मंडल आयोग इस देश की विविध सामाजिक न्याय के लिए, इस देश के लोकतंत्र के जनतंत्र के विस्तार के लिए, इस देश की सामाजिक विविधता में सबको जगह देने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशें जरूरी हैं। ये स्वर बहुत धीमे तरीके से सुनाई दे रहे थे और ज्यादातर ये स्वर ओबीसी समुदायों के पत्रकारों, लेखकों, कार्यकर्ताओं की तरफ से आ रहे थे। इक्के दुक्के स्वर, बहुत नहीं के बराबर स्वर थे जो अपर कास्ट की तरफ से आ रहे थे। शायद ही देश ने आजादी के बाद इतना बड़ा जातीय ध्रुवीकरण देखा हो। और मेरा तीसरा सवाल है सिद्धार्थ आपसे कि आप चूंकि एक समाजशास्त्री ढंग से भारतीय मीडिया को भी देखते हैं कि मीडिया ने 90, 92, 93, 94 तक लंबे समय तक, बल्कि मैं तो कहूँगा कि उसके बाद भी लगातार हमेशा जब भी रिजर्वेशन की बात आती थी, अफर्मेटिव एक्शन की बात आती थी, तो वो पुरजोर मीडिया में विरोध दिखाई देता है। और ये भी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़े बगैर कि उसमें और क्या क्या है, वो ये बताते हैं कि इसमें ये गलत है, वो गलत है, 52% कैसे इसमें दे दिया गया आंकड़ा ओबीसी का, जबकि मंडल कमीशन में 52% जो है रिजर्वेशन नहीं मांगा गया। हमको याद है कि मंडल कमीशन के जो प्रणेता हैं, जो उस चेयरमैन हैं कमेटी के, उन्होंने कहा कि 52% की जो संख्या है, हम इसको इतना नहीं रख रहे हैं, हम 50% जो न्यायालयों द्वारा बार बार कहा गया है उस सरहद को नहीं लांघे और ताकि कोई अड़चन ना आ जाए, इसलिए हम 27% रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमेशा विरोध किया जाता रहा। लेकिन एक लिबरल जो सेक्शन है आज मीडिया में, सेकुलर बल्कि कहेंगे, डेमोक्रेटिक कहेंगे, ऐसे लोग भी उस समय उग्र विरोध कर रहे थे। लेकिन वे लोग भी अगर देखा जाए 10% रिजर्वेशन को लेकर, और जो कहीं भी संवैधानिकता जिसकी नहीं है, संविधान में कहीं भी इस तरह के आरक्षण का, आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, फिर भी इस पर कोई डिस्कोर्स या कोई विमर्श के लिए कभी तैयार नहीं होते। उर्मिला जी, आज की मीडिया और आज मंडल कमीशन पर बात कर रहे हैं, एक बात साफ है, एक बात तो जान लीजिए कि आज भी मंडल कमीशन के 30 साल पूरे होने पर पूरी मीडिया में चुप्पी है, जैसे कोई ये इशू नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो बहुत सारे प्रगतिशील पत्रकार, लिबरल पत्रकार, लोकतंत्र, न्याय, जनतंत्र के खतरे की बातें कर रहे हैं, मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ कि आज करण थापर जैसा पत्रकार, जो एक बहुत प्रगतिशील चेहरा बना हुआ है, आपको याद होगा कि 4 जून 2006 को हिंदुस्तान टाइम्स में राजीव गांधी के मंडल कमीशन विरोधी भाषण को कोट करते हुए उन्होंने ओबीसी के आरक्षण का विरोध किया था। आज भी, आज जब संघ का खतरा दिखाई दे रहा है, मोदी का खतरा दिखाई दे रहा है, लिबरल सिस्टम भी खतरे में दिख रहा है, तो आज लिबरल, वामपंथी, ओबीसी, दलितों, आदिवासियों से एकजुटता की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे मुद्दे, बहुजनों के मुद्दे पर चुप्पी है। आज भी ये प्रश्न नहीं मीडिया में उठ रहा है कि जो 52% ओबीसी है, उसको संसद में वो क्यों 20% है, क्लास 1 की नौकरियों में वो क्यों 13% है, यूनिवर्सिटियों में वो क्यों 13% है।
वो कुलपति के पदों में 7.2% की हिस्सेदारी उसकी क्यों है? यहाँ देश की संपत्ति में भी 31% से उसकी कम हिस्सेदारी क्यों है? यानी 52% आबादी वाला ओबीसी अब अपने अनुपात में 1/3 हिस्सेदारी क्यों पाया हुआ है? ये पूरा स्वर मीडिया से गायब है। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस मीडिया ने इतना पुरजोर तरीके से आरक्षण को देश के लिए खतरनाक बताया था, वही मीडिया 10% आरक्षण का स्वागत करते हुए फूल बिछाए हुए दिखी, जबकि वो संविधान का उल्लंघन करते हुए एक तरह से आरक्षण था। आर्थिक आरक्षण पर संविधान में कोई प्रावधान नहीं है और 50% सीमा का उल्लंघन करता है। तो मैं अंत में ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज भी मीडिया का चरित्र अपने कंटेंट में ओबीसी के समर्थक का तो नहीं है, भले ही वो खुले विरोध न कर रहा हो। हमारे दूसरे जो मेहमान हैं शीतल पी सिंह भी जाने माने पत्रकार हैं। इंडिया टुडे हिंदी और अमर उजाला तमाम मीडिया के बड़े संस्थानों में काम कर चुके हैं और इस समय सत्य हिंदी के संचालकों में से एक हैं। मैं शीतल आपसे समझना चाहता हूं कि इस 30 साल के सफ़र को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ बदला है मीडिया और समाज में, सियासत में? आपकी क्या राय है? मंडल आयोग के लागू होने के बाद राजनीतिक परिदृश्य में तो बहुत परिवर्तन हुआ है। एक जमाने में उत्तर भारत में सारे राजधानियों में सवर्ण आधिपत्य नजर आता था, उसमें बदलाव हुआ है और राजनीति में बहुत सारे लोग उन तबकों से आए जिनकी संख्या ज्यादा थी लेकिन जिनका हिस्सा ज्यादा नहीं था। पत्रकारिता में बहुत इसके बारे में पढ़ा लिखा गया है और इस बारे में बहुत सी स्टडीज हैं जिसमें ये हम पाते हैं कि एक के बाद एक सारे अखबार समूहों पर हम एक बहुत छोटे से हिस्से का कब्जा देखते हैं और फिर वो उस विचार का भी उसी तरह से कब्जा होता है। और इसने हमारे कम से कम जो वर्नाकुलर मीडिया है उसमें तो प्रतिक्रियावाद को बहुत ताकत दी है और चीजों को बहुत खराब किया है। ये हम आसपास अपने देखते हैं इसको लगातार। और शीतल, फिर मैं आपसे कहूंगा कि चूंकि हमने देखा कि 90 के 2 साल के अंदर ही एक बड़ा फैसला 2 साल में आ गया था, इंदिरा साहनी फैसला जिसको कहते हैं, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार। और उस फैसले में 2 बातें बड़ी शिद्दत के साथ कही गई थी और वो ये कि एक तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई स्थिति नहीं बनती, कोई प्रावधान नहीं बनता, और दूसरा कि 50% की सरहद को पार न किया जाए आरक्षण में। ये दोनों जो हैं 10% रिजर्वेशन जो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए किया गया पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, ये जो प्रावधान है ये उस फैसले का टोटल वायलेशन है। लेकिन इस पर मीडिया में कभी, या सामाजिक जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग जो है, लिबरल लोग जो है, उनमें कभी कोई बातचीत, कोई मुद्दा कभी उठाया नहीं जाता है। इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? समुदाय के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके बारे में, इसके प्रतिफल के बारे में बहुत कम अध्ययन हुआ है। अभी एक हाल में रपट, चूंकि जो मुख्य धारा का मीडिया है वो इस प्रसंग को छूता नहीं है, वो अभी भी आरक्षण के सवाल पर उस तबके से लड़ता हुआ नजर आता है, उसका हिस्सा कम करना या इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म किए जाने के पक्ष में ही नजर आता है, इसलिए उसने इसका कोई अध्ययन नहीं किया। तो हमें हर जगह ये मिलता है उसमें कि जो इस तबके से लोग आ रहे हैं, जो इस कोटे में लोग आ रहे हैं, उनका जो परफॉर्मेंस स्तर है वो पिछड़ी जातियों और दलितों का जो रिजर्वेशन में आने वाला समुदाय है उससे उनका शैक्षणिक स्तर और योग्यता का स्तर नीचे है। अभी हाल में यूपीएससी के मामले में हमने ऐसा पाया कि उसमें उनका स्तर उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर पिछड़ी जातियों से आने वाले उनके प्रतिद्वंदी या दलित जातियों से आने वाले उनके प्रतिद्वंदी हैं। ये एक ऐसी सूचना थी जिसे मुख्यधारा के मीडिया में जगह नहीं मिली, जबकि ये सूचना बहुत जरूरी थी और ये उस बात को खंडित करती थी कि योग्यता किन्हीं खास जातियों में या किन्हीं खास समर्थ वर्गों में निहित होती है, ये उसका प्रतिवाद करती थी। लेकिन इसको नहीं देखा गया, इसलिए इसको अगर देखा गया होता या इस बारे में रिपोर्ट्स वगैरह होती तो लोगों को कम से कम ये समझ में आता कि ये जो एक बेवजह का अवैज्ञानिक किस्म का बंटवारा है वो गलत। हमारे तीसरे मेहमान लक्ष्मण यादव हैं और लक्ष्मण यादव, अब मैं आपसे समझना चाहता हूं, लक्ष्मण यादव दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं
और काफ़ी शिक्षकों के बीच में काफ़ी सक्रिय हैं। लक्ष्मण, जो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में मैं समझना चाहता हूं कि जो ये आरक्षण की स्थिति है, या यूं कहा जाए कि एफर्मेटिव एक्शन का जो कदम है, उससे कितना फर्क पड़ा है, खासकर नियुक्तियों में, एडमिशन्स में और शिक्षकों की संख्या में। उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू होने के प्रावधानों के किस्से बेहद दिलचस्प हैं। 1950 में मिले SC/ST रिजर्वेशन को उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किया गया 1990 के दशक में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 92 में आरक्षण लागू हुआ OBC का, लेकिन उसे उच्च शिक्षण संस्थानों में 2006 में लागू किया गया, जो 3 चरणों में लागू करते हुए 2009 के तकरीबन पूरी तरह से 27% लागू हो पाया। उसके बाद से लेकर के आज तक की उच्च शिक्षा की स्थिति पर अगर हम विचार करें तो जब तक आरक्षण लागू नहीं हुआ था तब तक तो SC/ST OBC कैटेगरी के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पे नुमाइंदगी नाम मात्र की हुआ करती थी। आरक्षण के प्रावधान लागू हुए और OBC के प्रावधानों का 1 दशक बीता तो अब मैंने एक RTI लगाई और UGC से जो आंकड़े निकाले हैं वो बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि किस तरह से आरक्षण लागू करने के बाद इन पदों पर स्थायी नियुक्तियां ही बंद कर दी गई। गिनती के कुछ नियुक्तियों के औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो आंकड़े UGC ने 1 जनवरी 2020 तक के हमें मुहैया कराए हैं, उनके मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 50% आरक्षित पद खाली हैं। एसोसिएट प्रोफेसर पर यह आंकड़ा लगभग 90 से 95% तक जाता है और प्रोफेसर के पद पर यह आंकड़ा बेहद त्रासद है। शेड्यूल कास्ट के तकरीबन 82% पद, शेड्यूल ट्राइब्स यानी ST के तकरीबन 94% पद और OBC कैटेगरी के तकरीबन 96% पदों पर कोई नियुक्ति ही नहीं हुई है। इतने पद खाली रखे गए हैं। इस और 2018 के RTI जब मैंने जुटाई थी तो इन पदों का आंकड़ा हर एक कैटेगरी के लिहाज से 97 से 98% था और OBC में 0 प्रोफेसर थे। तो आरक्षण लागू होने के पहले के हालात उच्च शिक्षा के ऐसे थे कि लगभग 99.99% पदों पर इस देश के कथित तौर पर उच्च वर्ण की जातियों का कब्जा था। आरक्षण लागू होने के बाद कागज पर स्थितियां बदलती हुई दिखती तो हैं, लेकिन हकीकत में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तकरीबन 90% आरक्षित पद खाली हैं। अगर 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की यह स्थिति है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि राज्य विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में आरक्षित पदों का आंकड़ा किस कदर अन्यायपूर्ण होगा और यह संविधान विरोधी है, जिससे उच्च शिक्षण संस्थान आज भी खास तरह के उच्च वर्ण, उच्च वर्ग के कब्जे के संस्थान ही हमारे सामने दिखते हैं। और लक्ष्मण, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि ये 10% जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो सवर्णों के बीच में हैं, उनको जो एक सुनिश्चित की गई हैं सीटें या आरक्षण जो उनको दिया गया है, जिसको कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है और बहुत जल्दी वो लागू भी कर दिया गया। मंडल को लागू होने में वक्त लगा था और शिक्षा में तो लगने में काफी वक्त लग गया था। तो ये जो फर्क एक आया है, इसका क्या असर आपके कैंपसेस में दिख रहा है? यह सवाल बेहद अहम है कि विश्वविद्यालयों में EWS आरक्षण को लेकर के क्या स्थितियां हैं। दिलचस्प यह है कि EWS आरक्षण, जो कि आरक्षण की बुनियादी सैद्धांतिकी के ही खिलाफ है कि आर्थिक आधार पर आप किसी तबके को आरक्षण नहीं दे सकते, और इसको लेकर के चुनौतियां पूरे देश में हैं। आरक्षण का बुनियादी तर्क यह कहता है कि जिस तबके की नुमाइंदगी बिल्कुल अन्यायपूर्ण स्थिति में है, हम उन्हें आरक्षित श्रेणी में डाल करके उनकी नुमाइंदगी को सुनिश्चित करेंगे, उनकी प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी को उस अनुपात में रखेंगे जो उनके हिस्से की है। इस तर्क से देखें तो विश्वविद्यालयों की स्थिति बेहद दिलचस्प है। यहाँ EWS कैटेगरी में आने वाले गरीब सवर्ण पहले से ही ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, यानी उनको जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा है।
उनके लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया, इसे तुरंत अप्लाई भी कर दिया गया, इसके लिए सीटें आवंटित कर दी गई हैं। और मुझे आश्चर्य होता है इस बात को विश्लेषण करते हुए देखने में कि जब SC/ST रिजर्वेशन लागू हुआ हायर एजुकेशन में 1997 में, तो उस पे लगातार मुकदमे किए हैं इन संस्थानों के प्रोफेसरों ने, वकीलों ने, कि यह आरक्षण उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू न होने पाए। यह मां सरस्वती का पावन प्रांगण दूषित हो जाया करेगा अगर इस तरह के लोग आएंगे। न्यायपालिका में वो जीत हुई, उसके बाद आरक्षण लागू होता है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के समय भी देश के तमाम प्रगतिशील बुद्धिजीवी लोगों ने इसका विरोध किया था। इस लिहाज से देखें तो मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश के ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठान, जहां से एक व्यक्ति अगर प्रोफेसर बनता है तो वह निजी तौर पर ही बदलाव का वाहक नहीं बनता। एक वंचित शोषित समाज से निकला हुआ व्यक्ति अगर प्रोफेसर बनता है और वह सजग प्रोफेसर है तो अपने पूरे समाज और वैचारिकी के लिए आमूलचूल बदलाव ला सकता है। इसलिए हर तरह की प्रगतिशीलता, सेकुलरिज्म का नाम लेने वाले लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टियों ने, तमाम राजनीतिक धड़ों ने आरक्षण को उच्च शिक्षा में लागू किए जाने का विरोध किया है। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होता है तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया कि ये तबका तो ओवर रिप्रेजेंटेड है, लेकिन इसको आप आरक्षण क्यों दे रहे हैं। मैं जब अपने आंकड़े को देखता हूं तो इसमें जो अभी की स्थितियां हैं उनमें 90 to 95% जो काम कर रहे लोग हैं वो उसी तबके से आते हैं जिस तबके के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो यह तर्क ही अनूठा है कि एक तरफ समाज में सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए हम बुनियादी तौर पर यह मानते हैं कि शिक्षा तक हर तबके की पहुंच सुनिश्चित हो। दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा और महिलाएं 90 के दशक के पहले तक तो ये विश्वविद्यालयों की दहलीज तक ही नहीं पहुंच पाए, लेकिन जब ये आना शुरू होते हैं तो आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे देश के किसी भी अकादमिक संस्थान का रोस्टर सही नहीं बनाया जाता। उसमें लगातार छेड़खानी की जाती है कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों की नुमाइंदगी सुनिश्चित न हो। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण आता है तो उसको बहुत व्यवस्थित किया जाता है, तत्काल लागू कर दिया जाता है और उसके विरोध में किसी का कोई लेख नहीं आता, कोई विरोध में प्रदर्शन नहीं होते। तो यह एक बौद्धिक तबके की अपनी विश्वसनीयता पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और अंततः मैं ये कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय एक देश की बुनियाद होते हैं। अगर हम अपने देश के विश्वविद्यालयों को समावेशी नहीं बना पाते हैं, देश के 85 से 90% वंचित शोषित तबके की नुमाइंदगी को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, तो ये इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए बेहद आपत्तिजनक बात है। इस लिहाज से मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को एक लिटमस टेस्ट की तरह देखता हूं, जिसमें तमाम प्रगतिशील लोगों के लिबास उतर गए और सामाजिक तौर पे वंचित शोषित जमात जो अपने हक हुकूक के लिए सजग नहीं होती है, उसके लिए भी नजीर है कि अगर शिक्षा के लिए प्रोफेसर बनने की इन स्थितियों पर चिंतित नहीं है तो फिर आपका भविष्य बेहद अंधकारमय होगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ, इस संक्षिप्त चर्चा के साथ मैं आज की इस विमर्श का, इस बहस का समापन करता हूं। और अंत में सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूं कि भारत के समाज में आखिर वो क्या चीज़ है कि एफर्मेटिव एक्शन के लिए वो हरगिज तैयार नहीं होता है समाज का, खासकर सबसे बोलता हुआ वर्ग, समाज का जो सबसे समझदार वर्ग अपने को कहता है, जो मानता है कि शिक्षा, संस्कृति, बौद्धिकता, संगीत, कला, फिल्म, हर तरह की सृजनात्मकता का सबसे अधिक जिसकी भूमिका है, जो अपने को निर्माता कहता है संस्कृति के तमाम जो ऐसे दिग्गज हैं, निर्माता हैं, उनको क्यों ऐसा लगता है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा अगर एफर्मेटिव एक्शन के जरिए आगे लाया जाएगा तो आखिर उनको क्या परेशानी है। वो बार बार ये कहते हैं कि आंकड़े गलत थे मंडल आयोग के पास। तो अगर आंकड़े गलत थे तो वो जाति जनगणना पर क्यों न आंख अपनी बंद करता है, अपना मुंह बिचकाता है। वो उसको लगता है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए।
क्यों नहीं होनी चाहिए जाति जनगणना? अगर आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर यह सवाल उठाया कि ओबीसी 52% नहीं थे, 27% भी शायद नहीं थे उनके मुताबिक, तो भैया ओबीसी के बारे में, पिछड़े वर्गों के बारे में जाति जनगणना करने से सारा का सारा मीडिया क्यों खिलाफ खड़ा हो जाता है? सारे के सारे बड़े राजनेता, खासकर जो अपर कास्ट से आए हुए हैं, चाहे वो इस पार्टी के हों उस पार्टी के, सारे क्यों खड़े हो जाते? तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा का मैं समापन करता हूं कि कहीं न कहीं हमारे देश में सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्धता, ईमानदार आग्रह की कमी है अपने देश में, जिसकी वजह से असमानता का ये जो भारत में जो दलदल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इससे एक खास ढंग के कारपोरेट हिंदुत्व गठबंधन को या एक तरह की मिली भगत को काफी ताकत मिल रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।